देखिए, आज हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला नंबर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समझने से पहले हम लोग जलवायु होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जलवायु समझने से पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मौसम क्या होता है, जिसको वेदर बोलते हैं, और जो क्लाइमेट होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, मौसम जो होता है किसी छोटे स्थान के लिए मौसम होता है, और मौसम जो है वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। जबकि जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, वो बदलती नहीं है। एक लंबे समय 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक का जो समय होता है, इसमें मौसम की जो औसत दशाएं होती है, जो एवरेज कंडीशन होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो इसको आपको लैंड फॉर्म से याद रखना है। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो मौसम को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। L4 क्या होता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है। फिर सबके बारे में समझेंगे। अक्षांश होता है। A4 अल्टीट्यूड होता है। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है, ऊंचाई। फिर N4 नियरनेस फ्रॉम सी, नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से दूरी, समुद्र से नज़दीकी, समुद्र से नज़दीकी होता है। और D4 डायरेक्शन ऑफ वाइंड, D4 डायरेक्शन ऑफ वाइंड होता है। और F4 क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट। और O4 ओशियनिक करेंट। डायरेक्शन ऑफ वाइंड का मतलब हवा की दिशा। और ये जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है। और ये जो होता है ओशियनिक करेंट, महासागरीय धारा। और FOR, R मतलब रेनफॉल होता है, रेनफॉल बारिश। और M मतलब माउंटेन्स यानी पर्वत। और S4 सॉइल यानी मिट्टी। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे कौन प्रभावित करता है, इसको समझा जाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं। तो ये तो हम लोग समझ लिए। याद कैसे रखेंगे, लैंडफॉर्म से याद रखेंगे। L4 लैटिट्यूड होता है, F4 अल्टीट्यूड होता है, N4 नियरनेस फ्रॉम सी, D4 डायरेक्शन ऑफ वाइंड, F4 फॉरेस्ट, O4 ओशियनिक करंट, R4 रेनफॉल, M4 माउंटेन, S4 सॉइल मिट्टी। अब जो अक्षांश होता है, अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करता है। अक्षांश का नियम है, देखिए कि सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे जाती है, जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या करती है, वहाँ पे सीधे पड़ती है। तो उस एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। उससे ऊपर जाइए या उससे नीचे जाइए, वहाँ पे तापमान, टेम्परेचर जो होता है कम होते जाता है। तो नियम क्या है कि निम्न अक्षांश पर तापमान जो होता है ज़्यादा होता है, उच्च अक्षांश पर तापमान कम होता है। इसी तरीके से मतलब अक्षांश प्रभावित करता है जलवायु को। यानी किसी स्थान का अगर अक्षांश जो है ज़्यादा है तो वहाँ पे गर्मी जो है कम पड़ेगी, और किसी स्थान का जो अक्षांश है वो निम्न है यानी 0 डिग्री के नज़दीक है, तो वहाँ पे गर्मी जो है ज़्यादा पड़ेगी। फिर अल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई होता है। ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से मापा जाता है ऊंचाई। किसी भी स्थान का ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापा जाता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे तापमान घटते चला जाता है। औसत जो बताया गया है 62 मीटर
ऊंचा उठने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। यानी जो है समुद्र तल से जितना ही कोई स्थान ऊंचा होगा उतना ही तापमान कम होता चला जाता है। तो ये एक नियम है। ऊंचाई इस तरीके से प्रभावित करता है। नियरनेस्ट फ्रॉम सी, यानी समुद्र से नज़दीक वाले जितने सारे जगह होते हैं, जितने सारे स्थान होते हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है ठंडा में, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है गर्म में। गर्मी वाले मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। वहाँ की जो जलवायु होती है सम बनी रहती है। तो वही है कि एक इस तरीके से मतलब जो है कि ये भी प्रभावित करता है जो समुद्र से नज़दीकी है, कि कोई स्थान समुद्र से नज़दीक है या दूर है। नज़दीक वाला स्थान में जो जलवायु होगा सम बना रहेगा, और जो दूर समुद्र से दूर वाला जो स्थान है वहाँ पे जो गर्मी होगी, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो गर्मी के दिन में ज़्यादा होगा और ठंडा के दिन में कम होगा। यानी गर्मी में गर्मी पड़ेगी और ठंडा में ठंडा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, वैसे स्थान जो समुद्र से दूर है। अगला जो है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, डी। ये जो होता है ये हवा की दिशा किस तरीके से प्रभावित होती है, इसको समझना है। हवा की दिशा देखिए, जो अगर जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, दबाव कम हो जाता है, कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। हवा का नियम है कि वो अधिक दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र में बहता है। तो इस तरीके से मतलब हवा किस दिशा में बह रही है वो भी प्रभावित करता है कि मानसून उस जगह का जलवायु किस प्रकार का होगा। उस क्षेत्र में अगर बह रही है तो वहाँ पे तापमान जो है ऑटोमेटिक है कि वहाँ तापमान गिर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बात जानना है कि डायरेक्शन ऑफ वाइंड के अंतर्गत हम लोग को ये बात समझनी है कि हवा की जो दिशा होती है उच्च दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ होती है। उच्च दबाव कहाँ बनता है, जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है वहाँ उच्च दबाव बनता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में जो राजस्थान वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम भारत वाला जो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। तो मकर रेखा के क्षेत्र में चूँकि सूर्य जो होते हैं उस वक्त उत्तरायण होते हैं, तो मकर रेखा वाला जो क्षेत्र में वहाँ पे तापमान कम रहता है। तापमान कम होने की वजह से वहाँ पे उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है। तो उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा भारत की तरफ आती है और जैसे ही जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को पार करती है तो फेरेल का नियम है, फेरेल का नियम के अनुसार वो दाहिने तरफ मुड़ जाती है। तो दाहिने तरफ मुड़ने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है उसी मानसून को। तो ये हवा की दिशा भी प्रभावित करती है। फॉरेस्ट जहाँ पे जिस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे बारिश कम होता है। ओशियनिक करेंट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो महासागरीय धारा है, कुछ महासागरीय धारा गर्म होती है, कुछ जो होती है ठंडी होती है। तो महासागर जिस क्षेत्र में गर्म जलधारा बहती है उस क्षेत्र में गर्मी होता है, जिस क्षेत्र में जो होता है और ठंडी जलधारा बहती है उस क्षेत्र में कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है और कम दबाव से जो है ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र में हवा बहती है। अगला रेनफॉल है, बारिश भी प्रभावित करता है जलवायु को। फिर माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, पर्वत भी प्रभावित करते हैं। हवा जो आती है, जो आर्द्रता लिए हुए हवा आती है उस हवा को रोक के उस क्षेत्र में बारिश कराता है, बारिश कराने का काम करता है माउंटेन्स। और एक सोयल है, मिट्टी है, मिट्टी भी प्रभावित करता है जलवायु को। ये कैसे मिट्टी प्रभावित करता है, देखिए मिट्टी में अलग अलग प्रकारें होती है। जैसे एक बलुई मिट्टी होता है, एक काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, सारे अलग अलग प्रकार की। जो तो लेकिन रेतीली जो मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जल्दी गर्म हो जाने की वजह से वहाँ पे तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे, और जबकि तापमान उस एरिया का ज़्यादा हो जाएगा, जबकि जो ये है क्या बोलते हैं, जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी हो गया या दोमट मिट्टी हो गया, ये इसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है। गर्म होती भी ज़्यादा समय, ठंडा भी ज़्यादा समय लगता है, ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से इस मिट्टी वाला इलाका में ठंडा, जो काली मिट्टी वाला इलाका है या दोमट मिट्टी वाला इलाका है, इस क्षेत्र में जो है तापमान वो क्या हो रहता है, तापमान जो है सम बना रहता है। तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से इनका प्रभाव, और इसको आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।